Educating today for better tomorrow. आज का मौसम रिलेटिवली कोल्ड हो गया है, फिर भी मेरे तरफ से आपका वार्म वेलकम है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कल हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी उसकी एनालिसिस। आपको ब्रीफ एनालिसिस मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टेस्ट सीरीज से कुछ न कुछ सीखा होगा। नाइट में भी आपके काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और मैंने भी इससे कुछ कंक्लूड किया है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरा स्पेशली उन लोगों से मैं माफी मांगता हूं या मेरी तरफ से सॉरी है जो लोग ये टेस्ट सीरीज इस टेस्ट सीरीज में अपीयर होना चाहते थे बट किसी जेन्युइन रीजन की वजह से वो नहीं हो पाए। रात में भी काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, उसके बाद में मुझे पर्सनल मैसेज आए, ग्रुप में भी आ रहे थे कि जो लिंक है उसको मैं रीओपन करूं, बट नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया? उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था आप लोगों को और आज फिर से बताऊंगा क्यों नहीं किया। रीजन था उसका क्योंकि मुझे भी एक ऑथेंटिक डाटा चाहिए था। तो मैं बार बार, और आपने देखे भी थे कि रात में कुछ ही टाइम बाद लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के शेयर करने लगे थे। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन नहीं आता रहता, कोई देख ले उसका सही आंसर क्या है, तो लोग अटेम्प्ट वैसा करते हैं। ये सारे रीजन हैं, इसलिए मैंने दोबारा उसको ओपन नहीं किया। बट डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको टेस्ट सीरीज, अगर बहुत जेन्युइन रीजन नहीं था तो आपको टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि टेस्ट सीरीज से एटलीस्ट यू फील द प्रेशर और टाइम लिमिट होती है और आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाते हो। तो ये एक रीजन था कि फाउंडेशन में टेस्ट सीरीज का लिंक को एक्टिव किया गया था। हाँ, जो बिहार और यूपी के लोग हैं जो बीपीएससी और यूपीपीएससी आरआई का कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए थोड़ा सा ये था कि एनजीटी के क्वेश्चन थे वहां पे, तो आप अपना इवेल्युएशन 60 क्वेश्चन से करना, क्योंकि आई थिंक सो कि 12 to 15 ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चंस रहे होंगे एनजीटी से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में नहीं है। डेफिनेटली आपको नहीं पढ़ना है, बट वो थे वहां पे, तो वो आप छोड़ सकते हो। बाकी आप उसको छोड़ के अपनी एनालिसिस कर लेना। और मैं यहाँ पे चूंकि एनालिसिस बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हो, क्या करना चाहिए आपको, बाकी लोग कहाँ पे लाई करते हैं, रिलेटिव रैंक क्या आपकी है, किसके अराउंड हो आप, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि जो एक्सेल सीट है रैंक वाइज वो मैं शेयर कर दूं। उसका रीजन है एक नहीं शेयर करने का कि मैं आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनाना चाहता। किसी के मार्क्स खराब आए होंगे, किसी के बहुत अच्छे आए होंगे, फिर ग्रुप में उस पर डिबेट हो, या बहुत सारे लोग होंगे जो कंजर्वेटिव नेचर के होंगे और हो सकता है इसके बाद, अभी तो ये रिजल्ट तो है नहीं कि दुनिया को बताओ ढोल पीट के कि मेरा हो गया मेरा नहीं हुआ, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड नहीं करना है। हाँ, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना था। इस एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो, रिलेटिवली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, बाकी लोग आपसे आगे हैं, आपसे पीछे हैं, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी वन बाय वन करके। तो आपको सबकी रैंक देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रैंक देख पाओगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसमें आप लोगों के डाउट्स है, आप लोगों ने भेजे थे, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। इसीलिए मेंशन किया है कि भूल जाता हूँ कि क्या क्या डिस्कस करना था। तो पहला एनजीटी का क्वेश्चन, बहुत सारे लोग रात में पर्सनल मैसेज ग्रुप में, सर ये हो गया वो हो गया, गलती हो गई थी। वो गलती कुछ ऐसी थी कि मैं जब क्वेश्चन बना रहा था, क्योंकि सब काम मैं खुद ही करता हूँ, क्वेश्चन बनाना, एडिट करना, मैं कोशिश करता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस मैं खुद से लिखता भी हूँ। अब काफी सारे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे मैंने खुद से राइट डाउन किए हैं या फिर कॉपी पेस्ट भी होगा तो एक्ट से वर्ड्स कॉपी पेस्ट है, कहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई सा भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मेरे वर्डिंग में हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है कि मैं गूगल फॉर्म में वो कॉपी पेस्ट कर रहा था, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं क्वेश्चन को एडिट किया होगा, तो वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उसको यहाँ पे सही चेंज करना मैं भूल गया होगा, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। तो एनजीटी का मैक्सिमम लोग मुझे पता है, आप लोगों ने सही किया होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता था कि रात में सारे लोगों ने सही किया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था, एक गलती से गलती हुई है, डेफिनेटली उसको गलती ही कहेंगे चाहे जैसे भी हुई है। जो चैप्टर है आपका मोटर व्हीकल एक्ट में और शेड्यूल है, ये नंबर्स मैंने आपसे पूछे थे, तो ये नंबर्स जो है एग्जैक्टली वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिए थे, मिस्टेक हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि एक चैप्टर को भी वहां से डिलीट किया गया है, तो ओमिट किया गया है। तो ये जो नंबर्स हैं वो 13-1 होने चाहिए थे और मैंने 14-1 का ऑप्शन दिया था, इसलिए गलत है। तो अगर आप इसको जेन्युइनली जानते होगे तो ही सही करना है, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा आपको। जिनका 72 नंबर है, मैंने उनको कॉल किया था, मेरी इच्छा थी कि मैं और लोगों को कॉल करूं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, बट टाइम नहीं मिल पाया मुझे, मैं कॉल नहीं कर पाया। बट डेफिनेटली ये पहला टेस्ट है, इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन होता रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे परफॉर्म करते हो तो मेरी पूरी आपकी आपको मदद रहेगी, हेल्प रहेगी मेरी तरफ से। अगर आप लेना चाहते हो तो, नहीं लेना चाहते हो तो फिर तो
कोई बात ही नहीं है। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। एक क्वेश्चन में और डाउट है जो कि ग्रॉस व्हीकल वेट का है, बट वो क्वेश्चन सही है और मैंने उसको इंटेंशनली डाला है। हालांकि इससे पहले जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें ए और बी, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया रहता, तो आपको रिलेटिव ऑप्शन की कौन उसमें से सही है उस हिसाब से चुनना होता है। जैसे कि यहाँ पे है जो ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब क्या होता है, टोटल व्हीकल का वेट, मतलब उसका अनलेडन वेट, उसमें क्रू मेंबर कितने आते हैं, उसपे पे लोड मतलब उसपे सामान कितना जा सकती है, या पैसेंजर गाड़ी से पैसेंजर कितना जा सकते हैं, ये सारा मिला के ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। इससे पहले मैंने ये ऑप्शन आपको सही किया था, अनलेडन वेट प्लस प्ले लोड, शायद इसको मैंने सही किया था। तो ये इसलिए सही है क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं रहा होगा। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ऑप्शन याद नहीं है। अभी मैंने अनलेडन वेट या फिर कब वेट उसका प्लस उसके क्रू मेंबर प्लस उसके पे लोड, क्योंकि अनलेडन वेट में क्रू मेंबर को एक्सक्लूड किया गया है, तो मैंने इसीलिए इंटेंशनली डाला था उसमें कि मैं देखूं आपको डिफिनीशन एग्जैक्ट तरीके से याद है कि नहीं है। तो इसमें अगर आप गलती किए हो तो वो गलती हो सकती है, अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है। रटना नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को थोड़े से मॉडिफाई किए थे। अब ये हार्ड लेवल की टेस्ट सीरीज थी या इजी थी, ये डिफिनीशन तो आपको बनानी है, हार्ड थी या इजी थी, क्योंकि इस पे भी आप लोगों का डिबेट चल रहा था कि हार्ड है कि इजी है। हार्ड इजी का मतलब ये होता है, देखो मैं या कोई भी जो पढ़ा है, जो चीजों को समझा है, आप में से भी बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से जिनका प्रिपरेशन होगा, ये कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहे हार्ड भी बना सकता है, इजी भी बना सकता है, बट मैटर वो नहीं करता है कि आप कितना हार्ड बना रहे हो कितना इजी बना रहे हो। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का मतलब, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब ही यही होता है कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लेवल को भी ध्यान में रखो। उससे आपको बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, उससे नीचे भी नहीं आना है, हमको वही रहना है। तो ये चीजें ध्यान में रख के मैंने टेस्ट सीरीज बनाए थे, मतलब क्वेश्चंस बनाए थे कि कुछ इजी लेवल के चीजें रहें जो आप देखते ही टिक करो, कुछ थोड़ा रहें कि आपको याद, मेमोरी बेस्ड हो कि अगर आपने याद किए तो ही कर पाओ, कुछ ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा याद हो, पता हो तो भी आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। ये सारी चीजें ध्यान में रख के किया था मैंने, एकदम मेरे हिसाब से एकदम ये क्वेश्चन लेवल के। और मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि देखो मैं कभी ऐसा क्लेम नहीं करता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाया हूं वही एग्जाम में आएगा, या ज्यादा उसी में से आएंगी। ऐसा क्लेम मैं करने वाला कौन होता हूं यार, मैं थोड़ा नहीं पेपर बना रहा हूं। टीचर या फिर कोई पढ़ाने वाले, जो भी आप जिसको भी मान लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करे, कि आपको सब्जेक्ट अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, आप पढ़ने लगो तो यही उसके लिए बड़ी बात है। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, जो चीज वो पढ़ा रहा है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, चीजों को आप समझ पाओ। बाकी क्वेश्चन कैसे भी आए वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहूं कि जो मैं एमसीक्यू कराए हूं वही बीपीएससी वाले पूछेंगे, बीपीएससी यूपीपीएससी भाई क्यों पूछेंगे, वो वही क्यों पूछेंगे, उसका पेपर बनाने वाला कोई और पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। बाकी जो लोग टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए हैं, दोबारा टेस्ट भी आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे क्वेश्चन बन जाते हैं इतने तो आपके टेस्ट हों, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाने हैं, उसकी वैरायटी भी चेक करनी है। और यार बहुत हेडेक होता है वो ऑप्शन चूज करने में, कि कहीं कॉपी पेस्ट करने में या फिर कहीं अनडू करने में, कहीं पे कुछ गलत टिक हो गया, फिर 2 बार, मतलब ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप अकेले कर रहे हो, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं होता उसको ना, तो आप जो गलती की वो गलती आपसे पकड़ में नहीं आती। और चूंकि सारे काम मैं करता हूं यहाँ पे और कोई है नहीं, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक रहेगी, बट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की विजडम बहुत है, आप समझ पाओगे। ठीक है, ये सारी तो बातें हुई, काफी टाइम ले लिया मैंने आपकी बैकग्राउंड बनाने में। आप चलते हैं टेस्ट सीरीज के एनालिसिस पे। ये सारी तो बैकग्राउंड की बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने रैंक लिखा हुआ है, ये स्कोर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रिलेटिव नंबर है और ये एब्सोल्यूट नंबर है। इसका मतलब ये है कि इतने मार्क्स से ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है, ये सिंपल है। तो यहाँ पे जो 70 प्लस में केवल एक आदमी है, और उनका नाम भी मैं ले लेता हूं, भारवाड़ जी हैं, ठीक है। इनसे मेरी बात भी हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कई सारे लोगों को फोन करना चाहता था। एटलीस्ट ये लोग जो हैं, जो काफी 70 के पास हैं। और एक चीज मुझे इनकी अच्छी लगी कि मैंने इनसे पूछा कि आपका स्कोर 72 है, ये आपका ही स्कोर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने 3-4 क्वेश्चन देखे थे, दोस्त साथ में बैठा था तो इसलिए चीटिंग हो गया। और मुझे पता था कि ये लालच होती है, इसीलिए मैंने टाइम रखा था कि इस टाइम के बाद लिंक ना रहे। थोड़ा मुझे टाइम कम करना चाहिए था, बट पहला टेस्ट है इसलिए मैंने थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट के आसपास हम लोगों को ज्यादा दिए थे एवरेज एग्जाम के कंपेरिजन में। तो इनका भी अगर हम कहें कि अगर इन्होंने 3-4 क्वेश्चन से खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने चीटिंग किया है,
तो ये भी इसी रेंज में आ जाते हैं। मतलब 70 से ऊपर अगर हम सच में कहें तो कोई नहीं है। अब ये जो लोग हैं इनसे भी मेरी बात होने वाली थी, कुछ लोगों से मैं कॉल करने वाला था बट नहीं कर पाया टाइम की वजह से। मैं इनसे भी पूछता, अगर आप लोगों ने भी चीटिंग किया होगा तो खुद को इवेल्युएट करिएगा कि आपको आता था वो क्वेश्चन की नहीं आता था। अगर नहीं आता था अपने मार्क्स घटा लीजिएगा, अगर आता था, और डेफिनेटली 2 मार्क्स जो मैं बताया हूं अगर वो आता था तो वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने में। तो ये जो है 65 to 69 के बीच में ये जो मार्क्स है, अगर 70 के ऊपर किसी का आता है तो मैंने कहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 74 मार्क्स में आप 70 क्रॉस करते हो, दिस इज द रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। और ये मत सोचो कि अगर इतना आप क्रॉस कर रहे हो तो जो टेस्ट सीरीज है उसका लेवल बहुत खराब है। लेवल खराब नहीं था, क्वेश्चन वैसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मैंने रखा है, इनको एक्सेलेंट कैटेगरी में मैंने रखा है। तो एक्सेलेंट कैटेगरी में 8 कैंडिडेट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 1 कैंडिडेट है, मगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैंने थोड़ी चीटिंग किया है, तो उनको भी डाउनग्रेड करते हैं, वो भी एक्सेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो एक्सेलेंट की कैटेगरी में लोग हैं उनका अगर मैं नाम लूं, 68 मार्क्स हैं काफी सारे लोगों के। सैफवन है, अनिरेश है, बब्या, इन सारे लोगों का 68 में है। 67 मार्क्स निकुल के हैं। तो ये सारे लोग हैं, इनको मैं कहता हूं कि ये एक्सेलेंट कैटेगरी में है, इनकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर इन्होंने चीटिंग नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो सच में आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बिलीव मी, आप ऐसे ही करते रहो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज देख लो, 71 से बस यही थे जिनको डाउनग्रेड कर दिया हमने। और अगर हम इस रेंज में बात करें 65 से 69 के बीच में तो केवल 1.22% है, मतलब 8 कैंडिडेट हैं। रिलेटिव बात करें तो अगर केवल हम ये कहेंगे कि 65 से ऊपर कौन है, तो ये भी है भाई साहब जिनके 72 हम पहले से जो करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एब्सोल्यूट नंबर लिखा है कि एब्सोल्यूट नंबर अगर केवल 65 से ऊपर बात करेंगे तो 9 है। टोटल शायद मैंने बताया नहीं टोटल कितने लोग अपीयर हुए थे। टोटल अपीयर हुए थे जो मैंने पास डाटा आया था 554, मतलब 554 लोग, 554 इतने सारे कैंडिडेट ने टेस्ट सीरीज अपीयर किए थे और सबमिट किए थे। मुझे सबका डेट टाइम भी पता है, किस टाइम पे, सॉरी डेट तो सबको पता है, टाइम भी पता है कि कौन सा कैंडिडेट किस नंबर पे सबमिट किया है, कितने बजे सबमिट किया है। और इनको ये जो कैटेगरी है 60 से अगर 64 के बीच में हुआ और डेफिनेटली 65 और 64 वाला आसपास का मामला है तो एक्सेलेंट से वेरी गुड की कैटेगरी, इसको मैं कहता हूं वेरी गुड की कैटेगरी। और इसमें अगर हम रिलेटिव बात करें तो इन लोगों को छोड़ के, ऑब्वियसली ये लोग तो 60 से ऊपर ही है ना, 65 से ऊपर है तो 60 से भी ऊपर है। तो अगर हम रिलेटिव बात करें तो 37 लोग हैं, इन लोगों को छोड़ के 37 लोग ऐसे हैं जो 60 और 64 के बीच में हैं। इनको मैंने कहा है आपका स्कोर वेरी गुड के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है? वेरी गुड के कैटेगरी में। अगर टोटल हम बात करें तो टोटल 46 कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप देखो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे किस तरीके से कैंडिडेट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। केवल 500 लोगों ने अपीयर किया, 54 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो ये इसीलिए मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं कि आपके एक एक नंबर घटते जाएंगे तो उसमें कितने तेजी से लोग बढ़ते हैं। तो आपको अपग्रेड करना है, आपको डिग्रेड किसी तरीके से नहीं होने देना है। आप देख लेना कि आपका मार्क्स कौन से रेंज में है। और डेफिनेटली मैं वेरी गुड कह रहा हूं तो ये लोग अच्छे हैं, इनके मार्क्स अच्छे हैं। अगर इसी हिसाब से वो टेक्निकल, गुजराती या फिर इंग्लिश, अगर एमबीआई की है तो इंग्लिश, इन सब में भी परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है और अच्छे रैंक से होगा। डेफिनेटली ये जो लोग हैं इनका तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अच्छे से, अगर इसी तरीके से जैसे एक्ट एंड रूल प्रिपेयर है और भी प्रिपेयर होगा तो इनका सिंगल डिजिट में रैंक आना चाहिए। सिंगल डिजिट मतलब 110 रैंक आना चाहिए अगर सच में ये इनके मार्क्स हैं तो। अगर हम बात करते हैं 55 से 59 के बीच में तो यहां पे भी देखो ये काफी क्लोज है। अगर किसी का 59 हो गया तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप उसको वेरी गुड से निकाल के गुड के कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको मैं कहता हूं ये दिस इज द गुड स्कोर। तो अब एक ही नंबर का डिफरेंस है इस श्रेणी से इस श्रेणी में आने में, तो ठीक है, आप समझ लेना अपने हिसाब से। मेरी फीलिंग क्या है, भावनाओं को समझ लेना। मेरे कहने का मतलब है कि इस रेंज के जो लोग हैं वो भी गुड के कैटेगरी में हैं। बट देख लो सिलेक्शन किसका होगा, सीट कितना है और कितने लोग आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट बात करूं तो 120 लोग हो गए हैं और इतनी सीट नहीं है। अगर यही लोग हम रिजल्ट मान के चलते हैं तो अगर यही लोग बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं जैसा इस टेस्ट सीरीज में किया है तो सीट आपकी कम पड़ेगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छा नहीं रहना है। कौन से कैटेगरी के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सियोरिटी के साथ, तो इस कैटेगरी के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सीट। अलग अलग स्टेट से अलग अलग सीट है तो आप देख लेना आपको कहां पे जिस करना है इस एब्सोल्यूट नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो मैं बस बता रहा हूं कि ये रिलेटिव है कितने लोग हैं उसमें।
एब्सोल्यूट इतने हैं ये, अगर हम इसकी बात करें तो। अब जैसे ही मैं 40 से ऊपर अब मैं थोड़ा सा ये रेंज जो है, जो हम 5-5 नंबर लेके चल रहे थे, उसको मैंने बढ़ा दिया, तो इसमें काफी सारे लोग आ रहे थे। अगर मैं 40 से ऊपर की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो 266 लोग हैं, 386 अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो इतनी तो सीट कहीं पे भी नहीं होती है। तो आपको ये वाले जो मार्क्स हैं, इनको मैंने एवरेज की कैटेगरी में रखा है। मतलब एवरेज की कैटेगरी में हो, आपको सिलेक्शन में जाने के लिए खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है। गुड वालों को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब सिलेक्शन की कैटेगरी में भी यही लोग हैं जो 60 से ऊपर वाले हैं। 60 से ऊपर जो भी होगा वो कह सकता है कि वो सिलेक्शन की कैटेगरी में है, अगर इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में भी वो परफॉर्म करता है तो। ऐसा नहीं कि बाकी सब में एकदम से खराब है, बस यही पढ़ रहे हैं। तो इसी रेशियो में अगर परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी ये जो 2 कैटेगरी में बता रहा हूं, हालांकि मैंने यहाँ पे गुड लिखा है, अच्छा है, आप थोड़ा इंप्रूव करेगा तो आगे जा सकते हैं। इसमें जो नहीं पड़ेगा वो नीचे आएगा डेफिनेटली। और ये जो कहते हैं कि जो 40 से कम जिन लोगों ने स्कोर किया है और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिलीव मी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए थे। हाँ, ये 40 में 674 मार्क्स की बात कर रहा हूं। बाकी जो यूपी बिहार के लोग हैं, अगर उनके कम आए हैं तो आप अपने में से 15 मार्क्स घटा लेना, या फिर 15 मार्क आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूं तो गर्ल्स कैंडिडेट के कोटा के हिसाब से अगर वर्टिकल में बात करूं तो भी गर्ल्स को 7 to 8% का कोटा मिल जाता है। तो आपका जो ये रैंक है, या मैं जो बताता हूं, ये कैटेगरी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हो। आप अपने में चाहे 7 से 8 मार्क्स ऐड कर लेना। अगर आप इस रेंज में हो तो आप एक्सऑर्डिनरी के केस में आते हो, इस रेंज में आप एक्सेलेंट के केस में आते हो, अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो इस रेंज में आप वेरी गुड के कैटेगरी में आती हैं, अगर गर्ल्स के केस में हम बात करें तो। बाकी ये एनालिसिस है, आप देख पाओगे, अपने खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो। हाँ, जो सीट है, एक्चुअल सीट है, वो भी शेयर करना बहुत बड़ी डील नहीं है, बट मैं इसीलिए नहीं शेयर कर रहा हूं कि इसके बाद भी काफी सारी टेस्ट सीरीज आने वाली हैं। जब हम फाइनल टेस्ट सीरीज लेंगे जिसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जब आपके एग्जाम एकदम क्लोज होगा, तो उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं। बट मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है, या फिर आप थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट ना हो यार कि मैं पढ़ रहा हूं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। भले ये सिलेक्शन की लिस्ट नहीं है, बट ये मेरी पर्सनल फीलिंग भी है। हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज दिया है, जब मार्क्स कम आते थे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता था यार कि इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं। मन में आता है कि अगर मान लो यही रिजल्ट हो गया तो क्या होगा। कई बार देखा गया है कि टेस्ट सीरीज में खराब परफॉर्म करने वाले बच्चे एक्चुअल एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, सेल्फ ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी के हिसाब से, इस टेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये कैटेगरी में मैं रखता हूं। मेरे हिसाब से जो लोग इसके नीचे हैं, जो 60 से नीचे हैं, 55 से इस कैटेगरी के बीच के लोग हैं, इनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। इनको अपना चीज मेंटेन करने की जरूरत है, मतलब इससे डिग्रेड नहीं होने देना है। और ये जो लोग हैं, इनको तो थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितने मेहनत करना। और ये वाले जो है ना, इस लाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप देख लो 48% लोग इस लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। 48% लोग, ये जो मार्क्स है आपका, 48% लोग इसमें, हालांकि रेंज भी मैंने ज्यादा रखा है, बट फिर भी इस रेंज में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए मैंने रेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये रही टेस्ट सीरीज की एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आप खुद को जज कर पाओगे, और ऑनेस्टी से जज करना आप लोग की आपका जो अटेम्प्ट था वो कैसा था, ये आपको ही पता है। क्योंकि मैंने बात किए हैं, मैंने बता भी दिया, चोटी भी शेयर कर दिया। और लोगों से मेरी बात होती तो शायद उनका भी पता चलता अगर वो सही बोलते तो। हाँ, मगर डेफिनेटली इन्होंने तो साफ से बता दी कि सर हमने 3 से 4 नंबर की चीटिंग किया था। तो मैं देख लेता हूं, और कुछ बात करने के लिए है नहीं। तो जितना भी डाउट था वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर आपका कोई चीज था जो आप पूछना चाहते थे, डिस्कस नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो आप टेलीग्राम पे। थोड़ा सा खुशी भी होती है कि कभी इंतजार रहता था कि कोई कुछ कहे, हम वो करें। आज आपके प्यार की वजह से बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ, कोशिश नहीं, सबको रिप्लाई मिलता है। थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो जाता होगा आपको रिप्लाई मिलने में, रीजन है उसका थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज भी रहता है, और भी काम रहते हैं, ये भी करना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझोगे चीजों को, और ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है आप लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आपको जेन्युइन लगता है या नहीं लगता है, बट जैसा आपका मैसेज मिलता है उससे तो यही लगता है कि आपको जेन्युइन लगता है और काफी प्यार लगाव है आप लोगों का।
और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग बहुत अच्छा करो और जितना भी कोशिश रहेगी मेरे तरफ से कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिल पाए, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिल पाए, आपको प्रैक्टिस हो पाए, उतना सब मैं कोशिश करता रहूंगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं जीपीएससी का जो डिजाइन वाला पोर्शन है वो लेके आऊं। क्या है कि जब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, मटेरियल सेलेक्ट करना, ढूंढना, तो अभी वो नहीं हो पा रहा, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट भी कह सकते हो आप है, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। और एग्जाम्स भी आ गए हैं तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना से ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा पाऊँ ताकि ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में फायदा करे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड लक।